नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग एक विशेष विषय जिसको मैं अच्छा कानून नहीं मानता। हालांकि जेंडर इक्वलिटी के नाम पर अगर कहा जाएगा तो वो ठीक है, लेकिन इसके जो कानूनी पहलू हैं, ये जो कानूनी गहराइयां हैं, उसके जो रिपरकेशन हैं, यानी कि जो परिणाम होंगे, वो बहुत अच्छे नहीं होने वाले। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो सर आंखों पर है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसलिए लेकिन जजमेंट की एनालिसिस तो करना हमारा काम है। हुआ क्या, ये बात समझने की है, खासतौर से हिंदुओं में है, मुसलमानों में नहीं है या और में नहीं है। हिंदुओं में क्या है कि 2005 में 9/9/2005 में सोनिया गांधी सरकार में बैठी हुई थी, मतलब वो उसको प्रिवेल करती थी। मनमोहन सिंह एक संशोधन ले आए हिंदू सक्सेशन एक्ट में। हिंदू सक्सेशन एक्ट में उन्होंने सेक्शन 6 में एक क्लॉज जोड़ दिया और वो क्लॉज ये कहा गया कि अनमैरिड या मैरिड अनमैरिड, पहले था कि अनमैरिड लड़कियां कोपर्सनर हैं, लेकिन उसके बाद हो गया अनमैरिड शब्द हटा दिया गया, ये कहा गया डॉटर्स आर कोपार्सनर्स, इक्वली कोपार्सनर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेक्शन 8 में भी ऐसा ही कुछ व्यवस्था है। तो अब इक्वली पार्टनर है का मतलब ये हो गया कि वो शादीशुदा हैं या नहीं है, इससे अब कोई मतलब नहीं होगा। ये विषय नहीं था। विषय ये था कि 9/9/2005 9/9/2005 में जब ये संशोधन आया, तो उस संशोधन के बाद ये ऑपरेट कैसे होगा। तो एक इंटरप्रिटेशन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया। ऑनरेबल जस्टिस दवे उसमें जज हुआ करते थे और ऑनरेबल जस्टिस आदर्श गोयल दूसरे जज थे। आदर्श गोयल ने वो जजमेंट लिखा। केस का नाम अगर जानना चाहेंगे तो केस में उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो फूलमती है, मतलब प्रकाश वर्सेस फूलमती, 2013 में जजमेंट आया। इस जजमेंट में ये कहा गया कि अगर 9/9/2005 से पहले व्यक्ति मर चुका है तो फिर ये अमेंडमेंट लागू नहीं होगा, क्योंकि 9/9/2005 से पहले प्रॉपर्टी सक्सीड हो चुकी, प्रॉपर्टियां सबके कब्जे में जा चुकी, प्रॉपर्टियां लोगों ने बेच भी ली होंगी, कुछ ट्रांसफर कर दी गई होंगी, कुछ मॉर्गेज कर दी गई होंगी। तो कानून का एक सिंपल प्रिंसिपल ये है कि अमेंडमेंट या जजमेंट हैविंग द प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, यानी कि अब जो है उसका भूतलक्षी प्रभाव होगा, उसका भविष्यलक्षी प्रभाव नहीं होगा। भविष्यलक्षी प्रभाव कैसा होता है? भविष्यलक्षी प्रभाव का मतलब हो गया इसका पीछे भी असर पड़ेगा, और भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है भविष्यलक्षी का प्रभाव मतलब ये होता है आज के बाद जो भी होगा वो इससे लागू होगा, इससे पहले वाला नहीं होगा, इससे पहले वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सवाल यहाँ पर किसी बेटी ने मुकदमा कर दिया, फूलमती नाम है, फूलमती ने मुकदमा कर दिया कि भाई हमको पिता की प्रॉपर्टी में दिया जाए, जबकि पिता की मृत्यु 9/9/2005 से पहले हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टेंटेटिव रूलिंग उसमें ये दी, 2 जजों की बेंच ने ये कहा कि नहीं, चूंकि पिता की मृत्यु 9/9/2005 से पहले हो चुकी है, इसलिए लड़कियों को उस पर अधिकार नहीं है। वो अधिकार तभी लागू होगा जब 9/9/2005 के बाद जिनकी मृत्यु हुई होगी। कोई समस्या नहीं है। तो भाई ये तो कानून का एक सिंपल प्रिंसिपल भी है कि चलो अगर कोपर्सनरी, हालांकि मुझे कोपर्सनरी में भी बहुत सारे डाउट हैं। पहले कोपर्सनरी का डाउट डिस्कस कर लेते हैं। कोपार्सनर उसको कहते हैं जो इक्वल भागीदार होते हैं, सहदाई होते हैं। तो मेरे बच्चे हैं, मेरे दादा की प्रॉपर्टी, मेरे पिता की प्रॉपर्टी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं जैसे कहते हैं ना मेरे बाप की प्रॉपर्टी, तो जो मेरे पिता ने खरीदी है वो प्रॉपर्टी मुझे सेक्शन 8 से मिलती है। सेक्शन 8 से जो प्रॉपर्टी मुझे मिली उसका मैं सोल ओनर होता हूँ। मेरा पिता भी सोल ओनर था, उसके सक्सेसर के रूप में भी मैं सोल ओनर हूँगा। मेरे बाद प्रॉपर्टी जब आगे पहुंच जाएगी तो वो प्रॉपर्टी मेरे बच्चों की बाबा की प्रॉपर्टी कहलाएगी। मेरे जीवित रहते तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे मरने के बाद जब सक्सेशन हो जाएगा, मतलब तीसरी पीढ़ी में पहुंच जाएगी, तब वो बाबा की संपत्ति कहलाएगी और वो सेक्शन 6 में प्रॉपर्टी चली जाएगी, यानी कि अब वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी।
2 पीढ़ियों तक खरीदने वाला और उसके बच्चों तक वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बनती जब तक वो दोनों में से कोई एक जीवित है तब तक। 2 मर जाएंगे तब तीसरी पीढ़ी में जब पहुंचेगी और तीसरी पीढ़ी का उस पर एपरेंट नाम चढ़ जाएगा, यानी कि उसके नाम से प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी, तब ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। उससे पहले ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। ये सिंपल सा कानून का अपना नियम है। तो कोपार्सनरी का मतलब है साझेदारी। अब मैं, मेरी बहनें, मेरा परिवार सब एक ही घर में जन्म लिया, जन्म लेने की वजह से उनका अधिकार बनता है। लेकिन उसमें यह व्यवस्था थी कि मैरिड डॉटर नहीं होगी, अनमैरिड डॉटर की होगी, क्योंकि मैरिड डॉटर की खास बात यह है कि वो जब दूसरे परिवार में जाती है तो वहां साझेदारी बन जाती है। फिर से मैं कहता हूं, वहां साझेदारी बन जाती है, वहां कोपार्सनर बन जाती है, यानी कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उसके पति की होगी, पति की प्रॉपर्टी में वो साझेदारी की बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे थे। तो अब पति की प्रॉपर्टी में, मतलब जो उसके पिता से मिली, उसके बाबा से प्रॉपर्टी मिली, तो पति की प्रॉपर्टी में 2 साझेदारी होंगे, पति और पत्नी। यहां मायके से उसकी साझेदारी की खत्म हो जाएगी और वही सेम उसकी अपने ददिया ससुर की प्रॉपर्टी में बन जाएगी, जो ददिया ससुर से अब तीसरी पीढ़ी में आ चुकी है। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद तो ये मायके की भी साझेदारी की बनती है, ससुराल की भी साझेदारी की बनती है। तो एक ही व्यक्ति 2 जगह साझेदारी कैसे बन सकता है? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो जाएगा। या तो वो मायके में रहेगा या तो ससुराल में रहेगा। मैं कहता हूँ ससुराल में उसकी साझेदारी की खत्म कर दीजिए, तो मायके में उसकी साझेदारी की बनी रहेगी, अगर साझेदारी की मायके में बनाई तो। अब ससुराल में साझेदारी की पहले से है, चूंकि शादी की वजह से साझेदारी की बन रही है, मतलब साझेदारी की मतलब उसकी कोपर्सनरी बन रही है, अधिकार बन रहा है उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पति के साथ। तो फिर मायके वाली संपत्ति में उसका अधिकार कैसे बन सकता है? 2 जगह साझेदारी की कैसे बन सकती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियों का अधिकार यहां है, भाई ये 2 अधिकार मिल गया, डबल मिल गया। तो ये डबल में से एक होना चाहिए। दूसरा, एक और संशोधन 2005 में आया था, वो ये आया था कि अगर कोई महिला जिसका विवाह हो गया, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो पहले तो वहां साझेदारी की थी, लेकिन अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो ऐसी परिस्थिति में 2005 तक उसको पहले पति के अधिकारों में सभी अधिकार से वंचित कर दिया जाता था, और जो उसने दूसरी शादी कर ली वहां पर वो साझेदारी की बन जाएगी, यानी कि एक जगह। लेकिन अभी 2005 में ये संशोधन कर दिया गया और ये कहा गया कि नहीं, उसको अपने पहले पति की संपत्ति में भी साझेदारी की रहेगी, और फिर जो दूसरा विवाह करता है उसमें तो करती है वो तो रहेगी। तो अब मायके में भी रहेगी, पहले पति के पास भी रहेगी और दूसरे पति के पास भी रहेगी, और जितने विवाह करती जाएगी उतने में साझेदारी की बनती जाएगी, 1 2 3 4। तो साझेदारी की है या ये मल्टी साझेदारी की है? तो साझेदारी की तो एक ही होती है, तो वो मायके में बने, पहले पति के साथ बने, दूसरे पति के साथ बने, तीसरे पति के साथ बने, चौथे पति, मतलब एक जगह साझेदारी की बननी चाहिए थी। अभी 2005 के जजमेंट में टेक्निकली ये प्रॉब्लम है कि एक जगह साझेदारी की नहीं बन रही है। मुझे साझेदारी के विषय पर कुछ नहीं कहना, वो तो आएगा जजमेंट। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब ये प्रकाश वर्सेस फूलबती का जजमेंट आया, ये 2 जजों की बेंच का जजमेंट था, तो ये जजमेंट चैलेंज हो गया, और ये जजमेंट जब चैलेंज हुआ तो इसने कुछ और रंग लाया। तो 3 जजों की बेंच बैठी, अब देखिए समझिए, 3 जजों की बेंच बैठी नई 2020 में, और 3 जजों की बेंच ने 2020 में ये कह दिया कि भाई जो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा, यानी कि अभी वो पुराने, अगर शादी हो 2009 2005 से पहले जिनके पिताओं की मृत्यु हो गई है, उसमें इनको अधिकार होगा। वो केस था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स 2020, विनीता शर्मा एंड वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स 2020 9 SCC 1। इसमें 3 जजों की बेंच बैठ की, उसने वो 2 जजों के जजमेंट को पलट दिया, और अब 3 जजों की बेंच, इसको फुल बेंच कहते हैं, इस बेंच ने ये कह दिया कि अगर 9/9/2005 से पहले भी किसी के पिता की मृत्यु हो गई है तो भी लड़कियों को अधिकार होगा। अब ये बात ये आती है कि 2009 से कोई डेट अगर फिक्स नहीं करी, तो अभी मेरी बहन चलो आ गई, मेरी बहन से पहले मेरी बुआ आ जाएगी, बुआ से पहले मेरे पिताजी की बुआ आ जाएगी, पिताजी की बुआ के सक्सेसर आ जाएंगे। तो ये तो फॉर एवर, जब 1956 में कानून बना तो 1956 से लेकर अभी तक फिर से सब रिट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है कि किस डेट से वो
प्रोस्पेक्टिव चलेगा ये अभी कंफर्म नहीं है, चूंकि विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा ने उसको पलट दिया। अब ये जो आज का जजमेंट आया उसमें एक नई बात आ गई, उसमें ऑनरेबल जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, ऑनरेबल जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला, इन दोनों के बेंच में एक केस ये आया कि 1969 में मृत्यु हो गई पिता की, 1980 में केस डाला बहनों ने और कहा कि साहब हमारे इक्वल पार्टीशन कर दिया जाए। केस चल रहा था तो उस समय यह हुआ कि भाई आपका अधिकार नहीं बनता, महिलाओं का अधिकार नहीं बनता, शादीशुदा बच्चियों का अधिकार मायके की संपत्ति में नहीं बनता। लेकिन फिर भी उस समय जो डिग्री बनी उसमें जो पैतृक संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति में इनको कम मिला, 4/6 उनको मिला, 1/6 दोनों बहनों को मिला। एक भाई दो बहनें थी तो 1/6 दोनों बहनों को दे दिया गया, या कुछ और मेरे ख्याल से 1/6 ही है। और जो पिता ने खरीदी थी संपत्ति उसमें 1/3 दे दिया गया। जब केस चल रहा था इसी दौरान एक बहन ने इस भाई से जो मुकदमा लड़ रहा था इससे 50,000 रुपए ले लिए और कहा कि हम अपना अधिकार छोड़ रहे हैं, तुम 50,000 रुपए मुझे दे दो। तो वो हो गया, साइन हो गया, तो वो 50,000 रुपए का उसने दे दिया। केस अभी चल ही रहा था, चलते चलते 2005 में संशोधन आ गया। 2005 के संशोधन के बाद बहन अपील में थी तो उसने ये कहा कि साहब हमारी संपत्ति में मुझे, चूंकि 2005 में संशोधन आ गया इसलिए पिता की संपत्ति में मुझे अधिकार दे दिया जाए। खैर जजमेंट था चूंकि फुलमती का इसलिए मिल नहीं सकता। 2020 में करवट फिर बदली और विनीता शर्मा के केस में फिर ये कह दिया गया कि नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। तो बहन के परिवार वालों ने या बहन ने फिर उसमें एक एफिडेविट लगाया और कहा कि साहब अब 2020 के बाद चूंकि जजमेंट आ चुका है इसलिए अब मुझे ये संपत्ति में अधिकार दे दिया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भाई ने जो प्ली लिया उसने ये कहा कि देखिए साहब ये तो पहले एक बहन तो हमसे समझौता कर चुकी है, एक एग्रीमेंट हो चुका है, समझौता कर चुकी है 50,000 रुपए लेकर उस समय, और उन्होंने सब अधिकार छोड़, जो लिटिगेशन थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। एक ये बची हैं, तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि 3 पार्टनर में 2 बहनें एक भाई, और तीनों के उस पर साइन नहीं थे इसलिए वो एग्रीमेंट वो डीड वैलिड नहीं है, इसलिए उसको यहां लागू नहीं करवाया जा सकता। और लाभ चूंकि 2020 में जजमेंट आ गया है इसलिए 2020 के जजमेंट के बाद अगर अपील में मामला है और फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है तो अपील में उसको इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है, उसका लाभ दिलवाया जा सकता है। यानी कि 1969 का में पिता मरा, 1980 में केस फाइल हुआ और 1980 से के बाद 40 साल केस चला। 40 साल के बाद एक संशोधन आ गया, अभी केस सेटल नहीं हो पाया था। इसमें भाई की तो गलती नहीं थी, मतलब बेटे की तो गलती नहीं थी, इसमें तो गलती कोर्ट की कह लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में भी उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोर्ट ने बना दिया। अब क्या इसका आगे परिणाम होगा, क्या इसको कैसे काउंट करेंगे पता नहीं, लेकिन बड़ा गंभीर है ये मामला। देखिए कि हो तो गया, दे तो दिया, कोर्ट ने कह दिया कि भाई, लेकिन सन 70-69 में 1969 में जो मरा होगा उस समय उसके बच्चे किस आयु के रहे होंगे और आज किस आयु के हैं 2024-23 में। तो आप समझ लीजिए 55 साल बाद, मैं मान के चलता हूं लगभग 54-55 साल बाद एक संशोधन आ गया। 1920 में संशोधन आया तो 2020 में संशोधन आया, तो मैं मान लूं कि वो 51 वर्ष बाद आया। 51 वर्ष तक, मतलब 40 वर्ष तक केस चलता रहा। 40 वर्ष के अंदर संशोधन आ गया, कोर्ट का जजमेंट है, चूंकि वो 2005 में अमेंडमेंट आया, 2013 में जजमेंट आया एक जिसने क्लियरिटी करी, और 2020 में उसने पलट दिया। और 2020 में पलट दिया, अपील में केस था और कोर्ट कहता है इसका लाभ दिया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि वो 5 जजों की बेंच में इसी तरह का केस चला जाए और 10 साल बाद वो पलट दें और कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ये इसका क्या होगा नेशनल पार्टीशन का और कोर्ट का जो लाभ लिया जा सकता है, तब लाभ किसको मिलेगा, हानि किसको मिलेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोर्ट के जजमेंट के आधार पर कानून नहीं बनते, कानून जो बन जाता उसका पालन किया जाता, उसके अनर्गल इंटरप्रिटेशन नहीं किए जा सकते। और जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा, यानी कि आज कानून बना है तो इसके बाद वो लागू होगा, पिछले वाले पर लागू नहीं होगा। पिछले वाले पर पिछला अगर केस पेंडिंग है तो भी जिस समय कॉज ऑफ एक्शन बना उस समय जो कानून था वही लागू होगा।
जो ऑनरेबल जस्टिस दबे और ऑनरेबल जस्टिस आदर्श गोयल की अदालत ने डिसाइड किया था। लेकिन बाद में 3 जजों की बेंच ने उसको पलटा और अब देखिए इसके रिपरकशन आने शुरू हो गए। अब ये सब कुछ ये शो करता है कि हम कितने अव्यवस्थित हैं, हम कितने भटके हुए लोग हैं। हम एक दिशा में एक तरह से किसी के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। अब सोचिए 1969 में जो कानून था वो जस्टिस थी, कि 2005 तक जो कानून चला वो जस्टिस थी, कि 2005 के बाद जो कानून चला वो जस्टिस है, 2013 के बाद जो जजमेंट 2013 में जजमेंट आया उसके बाद जस्टिस थी, या 2020 के बाद जो जजमेंट आया वो जस्टिस थी। मैं जस्टिस ढूंढ रहा हूं, आखिर जस्टिस कौन से वाले को हम कहेंगे 5-5 बार 4-4 बार अगर कोई परिवर्तन हो जाते हैं, वो न्यायालय अपने ही 2 जजों से 3 जजों की बेंच उसको अल्टा पल्टी कर लेती है, तो कौन सा वाला सही है? पहले 2 जजेस जो बैठे हुए थे वो होशियार थे, या जो 3 बैठे हुए हैं वो होशियार है, या जो 5 बैठेंगे वो होशियार है? और 2 या 3 जजेस के आधार पर सारे देश की जनता के ऊपर लाखों के जो जजमेंट, लाखों केसेस होते हैं, लाखों परिवार होते हैं, उन परिवारों के ऊपर कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि जब कोई कानून, कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट कानून बने, तो वो केवल स्ट्रक्चर बने, पार्लियामेंट में जाए, पार्लियामेंट उस पर कानून बनाए, कानून बनाने के बाद उसको एप्लीकेबल करवाए, तो ही कानून का प्रासंगिकता है। नहीं तो कानून भी भटक जाएगा, भटक रहा है, देख रहे हैं आप क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।